मोदी जी हाल ही में रशिया की यात्रा पर गए थे, पुतिन साहब से मिले थे, बढ़िया सम्मान लिए थे, रूस का सबसे बड़ा सम्मान लिया था। लेकिन उस सम्मान के साथ दो लोग नाराज हुए थे। उनमें एक थे बाइडेन और दूसरे थे जेलेंस्की, यानी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति। दो लोग नाराज थे। लेकिन क्या अब इनको मनाने की बारी आ चुकी है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो प्रधानमंत्री के जाते ही रशिया यात्रा के बाद ही भारत को धमकियां मिलना शुरू हो गया था। धमकी में अमेरिका ने हमसे कहा था कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी बैंक्स को अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग सीज कर देंगे। किस तरह से? कि अगर आपने रशियन मिलिट्री के साथ कोई भी डील की तो हम आपकी ऐसी स्थिति में यूएस फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड जो आपका बैंकिंग सिस्टम है उसे हम नुकसान पहुंचा देंगे। इस तरह की जब बात इनके द्वारा कही गई तो निश्चित ही भारत के लिए एक चिंता की बात निकल कर आई। यह सेशन हमने आपको 25 जुलाई के दिन ही बताया था कि भारत को अमेरिका की धमकी किस तरह से मिली है। वो धमकी के अंदर 1 महीने की मोहलत है। 1 महीना, अगर 25 जुलाई की खबर हमने ली है तो ये न्यूज़ लगभग जो रही होगी ये लगभग 23-24 जुलाई के आसपास की रही होगी। ऐसी स्थिति में भारत ने इस धमकी का काउंटर ढूंढ लिया है। काउंटर किस तरह से ढूंढ लिया है? कि आप नाराज हैं, कि आपको लगता है कि हम रशिया की यात्रा पर गए थे। सुर्खी निकल कर आती है कि भारत रूस को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है, और तो और विद इन 1 मंथ के उस टाइम फ्रेम में जा रहा है जिस महीने में हमें धमकी दी गई थी कि अगर 1 महीने में ऐसा नहीं किया गया तो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। भारत बैलेंस करते हुए सुर्खी आती है कि प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन जा सकते हैं। चूंकि यूक्रेन का एयर स्पेस क्लोज है तो वाया पोलैंड होकर के यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। यहां पर आप खबर देखते हैं कि मोदी जी के द्वारा जो पुतिन साहब को हक किया गया था उसको अब बैलेंस करने के लिए मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है, हम इनको बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं या फिर हम लोग डर गए हैं अमेरिका से, या कोई और कारण है जिसकी वजह से हम जा रहे हैं? आज के सेशन में हम इन सारी बातों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेलेंस्की और भारत के रिश्तों की, यूक्रेन और भारत के रिश्तों की, और किस प्रकार से यूक्रेन भारत के प्रति बड़ी उम्मीद से देखता है। अगर आपको याद हो 22 में, जब से 2022 से जब से दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से भारत के प्रधानमंत्री और जेलेंस्की 2 बार इन पर्सन मिल चुके हैं, G7 की लाइंस पर ही मिल चुके हैं। और उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री को जेलेंस्की के द्वारा इनविटेशन भी दिया गया था कि सर जब आपको समय मिले आप पधारें। अगर आपको याद हो तो हमने इस पर कई सेशंस किए हैं कि मोदी जी को पुतिन और यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं दोनों ने ही इन्वाइट किया हुआ है कि आप हमारे देश पधारिए। अब ऐसी स्थिति में 23 तारीख की बात निकल के कैसे आती है? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता करते हैं, बातचीत होती है कि किस तरह से दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में फिर टेलीफोनिक जब संवाद हो जाता है तो फिर हमारे जयशंकर साहब द्वारा कहा जाता है कि हम लोग फर्दर बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जो हमेशा से कहता आया है डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस, उसी को बढ़ाते हुए भारत ने इनके साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी को ही आगे बढ़ाया है। इसी वजह से इंडिया इनके यहां पर ट्रैवल कर रहा है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत से कारणों में अमेरिकी डर कितना हावी है या फिर भारत की अपनी कोई मजबूरी है, ये दोनों बातें अब आपको समझाते हैं। देखिए, भारत के द्वारा पहले भी इन दोनों देशों से कहा गया है कि आप लोग झगड़ा मत करिए, आप लोगों को सेटल करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे, दोनों को समझाएंगे, हम लोग पीस मेकर बनकर आएंगे, दोनों को समझाएंगे कि वो युद्ध ना करें। हमने G7 की लाइन पर जब जापान में मिले या फिर हम लोग इनसे इटली में मिले, दोनों ही जगह हमने कहा कि आप चिंता मत करिए, भारत रशिया से भी बात करेगा कि यूक्रेन के साथ किस तरह से शांति स्थापित की जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब दो देशों के बीच में कोई कॉमन कंट्री होता है उसी से उम्मीदें होती हैं। अदरवाइज दुनिया तो ऑलरेडी बटी हुई है, या तो यूक्रेन की तरफ खड़ी है या फिर रशिया की तरफ खड़ी है। भारत हुआ, तुर्की हुआ, चाइना हुआ, यही कुछ ऐसे देश हैं जो दोनों के साथ अपने रिश्ते बरकरार करके चल रहे हैं। इसलिए ये दोनों ही जगह, दोनों ही देश या फिर ये सारे देश जो दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं, इनके ऊपर एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि चलो भाई इन दोनों को बिठा करके टेबल टॉक कराते हैं। प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा हुई थी, बढ़िया सम्मान मिला था, बढ़िया सम्मान मिला। इसी बीच में एक जानकारी निकल कर आती है, और वो जानकारी क्या है कि भारत की जो नेवी है ना, वो इन दिनों बड़ा ही हादसों का शिकार हो रही है। हादसों के शिकार पर मैंने हाल ही में एक सेशन किया था, हो सके तो आप इसी चैनल पर डला हुआ है, जाकर देखिएगा। हमारी जो नौसेना के जहाज हैं, कभी उनके अंदर मेंटेनेंस का इशू आ रहा है,
कभी मेंटेनेंस के नाम पर, मतलब रख रखाव के नाम पर कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसके चलते हमारे जहाज़ों में क्षति हो रही है। नेवी की क्षति से यूक्रेन का क्या लेना देना है? आज के सेशन में सबसे बड़ा की पॉइंट यही है। असल में जो भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाज हैं ना, पानी वाले, जिन्हें आप फ्रिगेट कहते हैं, जो लड़ने के लिए तीव्र गति से कहीं भी पहुंच जाते हैं, उन फ्रिगेट्स में अधिकांश में यूक्रेनियन गैस टरबाइन लगा हुआ है। यानी ये समझिए कि ये जो जहाज चल रहा है ना, इसका ढांचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके अंदर लगा हुआ यह मशीन इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसे है कि एक बढ़िया गाड़ी आपने बना ली बिना इंजन के, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इंजन ही असल में उस गाड़ी की रियल खूबसूरती है। इन जहाज़ों में जो गैस टरबाइन है ना, वो यूक्रेनियन लगा हुआ है। भारत की मजबूरी क्या है कि भारत लंबे समय से सोवियत रूस के काल से जुड़ा रहा है। सोवियत रूस से जुड़ा रहा है। सोवियत रूस का अर्थ हुआ यूएसएसआर, जो कि 1991 तक यूक्रेन को भी अपने साथ रखता था तो रूस को भी अपने साथ रखता था। साथ ही साथ सेंट्रल एशियन, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो देश हैं, कुल मिला के 15 देशों का समूह होता था यूएसएसआर। कब तक? 1991 तक। भारत 1947 से 1991 तक यूएसएसआर से अपनी बढ़िया डीलिंग रखता था। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल हब जिन जिन देशों में थे वो वहीं रह गए। मान लीजिए कि यूक्रेन के अंदर यूएसएसआर का वो हब था जो गैस टरबाइन बनाता था, तो वो हब यूक्रेन में ही रह गया। कोई चीज़ कजाकिस्तान में थी तो कजाकिस्तान में रह गई, कोई चीज़ रशिया में थी तो वो रशिया में रह गई। आज की स्थिति क्या है? आज भारत यूएसएसआर के स्थान पर रशिया से दोस्ती रखता है, लेकिन यूएसएसआर का हिस्सा तो यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन के समय के हमारे पास बहुत सारे गैस टरबाइन हमारे इन फ्रिगेट्स में, हमारे नौसेना के बहुत सारे पानी के लड़ाकू जहाज़ों में लगे हुए हैं। है ये सोवियत रूस के काल के। लेकिन जब सोवियत रूस की बाद में लीगेसी फॉलो की गई तो हम यूक्रेन से इन चीज़ों को मंगाते रहे कि भाई देखो, हमारे पास में लंबे समय से सोवियत रूस के दौर के फ्रिगेट्स भी हैं, लड़ाकू जहाज भी हैं, एक काम कीजिए कि ये कंटिन्यू रखिए। और हमने क्या किया कि इनसे इस प्रकार के ये जो इंजन हैं, जो गैस टरबाइंस हैं, ये मंगा करके हम अपने जहाज़ों में लगाते रहे। आज हमारे बहुत सारे पानी के जहाज़ों में इन्हीं का गैस टरबाइन लगा हुआ है। यही कारण है कि न्यूज़ बनती है कि यूक्रेन पावर्स इंडियन नेवी ब्लू वाटर एम्बिशन। ऑब्वियस सी बात है, हमारी नेवी का असली ताकत यूक्रेनी इंजन है। असल में वो यूक्रेनी इंजन कहने से अच्छा है सोवियत रूस का इंजन है। लेकिन जब सोवियत रूस नहीं बचा तो यूक्रेन बचा। तो यूक्रेन का इंजन हमारी सबसे बड़ी अब मजबूरी कह लीजिए कि वो हमारी ज़रूरत भी है। ऐसी स्थिति में मोदी जी की जो कीव विजिट हो रही है, जिसको लेकर के अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के डर से वहां जा रहे हैं क्या, नहीं। असल में हमारी नेवी को जो इन दिनों चैलेंज देखने पड़ रहे हैं, कौन से चैलेंज? हमारे जो जहाज लुढ़क पड़ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस में जहां हमारी नेवी को चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उस परेशानी से निजात पाने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री की जाना यात्रा कंपलसरी कंडीशन है। अगर भारत की यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार की अनबन रहती है और हमारे पास में इनके द्वारा दिया जाने वाला गैस टरबाइन, अब आप पूछेंगे ऑलरेडी आ गया तो हमें चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की कि उसकी मरम्मत का सामान भी वहीं से आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यूक्रेन से लंबे समय तक झगड़ नहीं सकते। लेकिन क्या भारत 2022 के बाद से एक बार भी इस चीज को लेकर चिंतित नहीं हुआ क्या कि यार यूक्रेन में गैस टरबाइन बन रहा है, फिर भी हम रशिया के साथ खड़े हैं? किसी ने यह नहीं समझाया क्या, यूक्रेन को भड़काया नहीं क्या कि देखो इंडिया को अगर टिकाना है, इंडिया को झुकाना है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन वालों कह दो कि हम तुम्हें इंजन नहीं देंगे या तुम्हारे जहाजों को रिपेयर नहीं करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि भारत यूक्रेन का भी समर्थक हो जाता? नहीं। भारत ने इस बीच में एक बहुत जबरदस्त दिमाग का काम किया। क्या काम किया, अब उस तक मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको जानकारी बताई कि हमारा गैस टरबाइन इनके पास से बनकर आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ लेकर चलता हूं और भारत की समझदारी दिखाता हूं। वर्ष 2016 में भारत और रशिया के बीच में बातचीत शुरू हुई कि हमें 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाकर दो। रूस और भारत के बीच में प्लानिंग हुई कि और फ्रिगेट बनाते हैं जो गाइडेड मिसाइल चला सके, कुछ इस प्रकार की फ्रिगेट बनाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ी बातें और बढ़ने लगी। समय निकला तो डिसाइड ये हुआ कि चलो 4 बनाते हैं। 4 में 2 को बनाएंगे रशिया के अंदर और 2 को बनाएंगे इंडिया में।
ठीक है साहब। रशिया में 2 फ्रिगेट बनाई जाएंगी और 2 इंडिया में। इंडिया में कहां बनाएंगे? तो बोले इंडिया के अंदर जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वहां पर इंडिया के अंदर फ्रिगेट बनाएंगे, और जो दूसरे शहर के अंदर यानी कि रशिया के अंदर जहां फ्रिगेट बनेगी वो रूस का एक शहर है कैलिनग्राड, बोले वहां पर बनाएंगे। तो दोनों ने अपने अपने स्तर पर डिसाइड कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनिए, 2016 में यह डिसाइड हो रखा है। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया था, अगर आपको याद हो तो आपको हम लोग कई बार क्रीमिया संकट के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो जो हिस्सा जब रशिया ने ऑक्यूपाई किया था 2014 में ही यूक्रेन ने रशिया से कह दिया था कि बेटा तुम्हें हम अब कुछ भी नहीं देंगे। अब आप पूछेंगे कुछ भी नहीं देंगे का क्या मतलब है? जो फ्रिगेट हम चाहते हैं उस फ्रिगेट में, जिसे हम रशिया से 2016 में चाहते हैं, उसके लिए हमें यूक्रेन के इंजन की जरूरत थी। यूक्रेन और रशिया लड़कर बैठे थे कि भाई साहब इंजन नहीं देंगे तुमको हम। अब यूक्रेन और रशिया लड़कर बैठे हैं, इंडिया को रशिया से फ्रिगेट तो चाहिए लेकिन उसमें इंजन यूक्रेन का चाहिए। ये दोनों 2014 से झगड़ा करके बैठे हैं, हमारा क्या हाल होगा विचार कीजिए। तो भारत ने प्यार से यूक्रेन को मनाया और कहा कि देखो यार तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, एक काम करो, तुम रशिया को नहीं दोगे समझ में आया, हमें तो इंजन दे सकते हो ना? बोले हाँ आपको दे सकते हैं। तो बोले एक काम करो, 2 गैस टरबाइन इंजन पैक कर दो। हमने 2 इंजन पैक करवाए अपने गोवा के लिए और 2 पैक करवाए रशिया के लिए। कुल मिलाकर 4 इंजन हो गए। 4 इंजन में से 2 इंजन हमने रशिया को पकड़ा दिए। इस पूरे प्रोसीजर को होते हुए काफी टाइम लगा, मतलब समय इतना लगा कि हम लोग मान रहे थे कि 2024 तक हमारे पास फ्रिगेट आ जाएगी। इस बीच में 2022 से युद्ध शुरू हो गया। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये बड़ी दिक्कत आई कि यूक्रेन से हमारे पास इंजन कैसे आए, और क्या यूक्रेन ये जानते हुए भी कि ये फ्रिगेट भारत को पहुंचेगी, रशिया बनाकर देगा, रशिया को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा, तो क्या यूक्रेन इस काम को देगा? देखिए तमाम संकटों के बीच में भारत और यूक्रेन ने बढ़िया से अपनी बातों को बरकरार रखा और बरकरार रखते हुए इनसे उस इंजन को प्राप्त करने में कामयाब हुए। मतलब इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत की कूटनीति देखिए कि एक तरफ रशिया यूक्रेन झगड़ रहे हैं, हम यूक्रेन से उनका इंजन लेते हैं और इंजन लेकर के रशिया को पकड़ा देते हैं कि सर ये लीजिए यूक्रेनी इंजन है, उस फ्रिगेट में लगाकर हमें दे दीजिएगा। मतलब युद्ध के दौर में भी हमने इंजन खरीद करके यूक्रेन से रशिया को पकड़ाया है। इतनी बात समझ में आ गई? हमने अपनी तरफ से इनको पकड़ा दिया। ऐसी स्थिति में ये जो टाइमिंग खिंचने लगा उसमें थोड़ा सा समय लगने लगा कि यार टाइम लगेगा इंजन देने में और फ्रिगेट देने में। इसके पीछे का कारण क्या है? जिस दौर में हम इंजन मांग रहे थे उस दौर में इन लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो चुके थे। झगड़ों में ऐसा था कि रशिया के द्वारा उस फैक्ट्री को जो ये इंजन बनाती है, उस फैक्ट्री का नाम है जोरिया, कंपनी का नाम है जो ये बनाती है इंजन, उसका नाम है जोरिया मास्टर, ये क्या बोलते हैं, जोरिया मैश रॉकेट। जोरिया मैश रॉकेट का जो मिकॉलवाई के अंदर ऑफिस है उसके अंदर इन्होंने धमाका कर दिया। तो रशिया ने बकायदा उस फैक्ट्री को हमला किया जिससे इंजन बनते थे। तो हमें लगा कि भाई और डिले हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया इस हमले से पहले ही प्रोक्योर करने में कामयाब हो गया था, इंजन पहले ही हम लोग ले चुके थे। कोई बात नहीं साहब। ऐसी स्थिति में भारत ने युद्ध के दौर में बड़ा ही स्मार्टनेस से उस इंजन को रशिया को पकड़ा कर यह तय कर लिया कि पहला फ्रिगेट इसी साल में सितंबर में भारत को मिल जाएगा और दूसरा फ्रिगेट फरवरी 2025 में भारत को मिल जाएगा। जो फ्रिगेट यानी पानी का लड़ाकू जहाज हमें सितंबर में मिल रहा है उसका नाम तुशील है, और जो 2025 में मिल रहा है उसका नाम तमाल है। तुशील और तमाल तलवार क्लास की फ्रिगेट है। ऑलरेडी तलवार क्लास की फ्रिगेट में 6 हमारे पास अपने रखी हुई हैं, उसके अलावा 2 और हमें अब मिलने वाली हैं। इस बीच में जो गोवा में निर्माण चल रहा था वो भी संपन्न हो गया। तो देखिए तुशील और तमाल तो आप यहां पर याद रखिए। इसी बीच में त्रिपुट करके जो भारत में बन रहा फ्रिगेट था वो हमने बनाकर तैयार कर लिया। तो देखिए त्रिपुट क्लास फ्रिगेट, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, तुशील और तमाल एक तो सितंबर में आएगा, एक फरवरी में आएगा। इसी बीच में भारत ने त्रिपुट को लॉन्च भी कर लिया गोवा शिपयार्ड में बना करके। खबर देखते हैं 24 जुलाई की। 24 जुलाई को हमारे पास त्रिपुट मिल जाता है। ये तलवार क्लास का फ्रिगेट है। याद करो 4 बनने थे, 4 में से 2 शिपयार्ड गोवा में बनने थे और 2 वहां पर बनने थे। अभी जो सूचनाएं हैं ना मार्केट में वो इन 3 की ही हैं। न्यूज में कहीं एक बार बीच में 4 की जानकारी आई थी, इसीलिए नाम भी अभी तक 3 के ही उपलब्ध हैं। एक का त्रिपुट
उपलब्ध है। एक का नाम तुशील है और एक का नाम तमाल है। तुशील और तमाल रशिया से आने वाले हैं और जो त्रिपुट है वो ऑलरेडी हमको 24 जुलाई को आज से 5-7 दिन पहले ही गोवा में बनाकर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका मतलब समझिए कि हमारे लिए यूक्रेन से मिलने वाला गैस टरबाइन इस युद्ध के काल में भी इतना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज हमारा जो इंडिजनाइजेशन का प्रोग्राम है ये अटक जाता। आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आने लगेंगे कि सर क्या ये इंजन हम नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर तो आप फरारी भी बना सकते हैं, फिर तो आप ऑडी भी बना सकते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज के इंजन हैं यही उनकी सबसे बड़ी पावर है। जितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट दुनिया में हुआ है इंजन्स को रिफाइन बनाने में ही हुआ है। यूक्रेन के पास वो कैपेसिटी है यूएसएसआर काल की, जिसकी वजह से वो गैस टरबाइन वाले इंजन बनाकर दे रहा है। इन इंजन से होता क्या है, फ्रिगेट जो तेजी से थ्रस्ट लेती है वो इस पर्टिकुलर इंजन से होता है, और फ्रिगेट जो टर्न करती है यानी कि मुड़ती है उसमें भी इस गैस टरबाइन का बहुत यूज होता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे पास 6 जो ऑलरेडी इस प्रकार की शिप्स हैं जो फ्रिगेट हैं, उनमें आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस टाबर, आईएनएस तेज, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकांड ऑलरेडी 6 हमारे पास हैं जिनमें इसी प्रकार का गैस टरबाइन लगा हुआ है। अब आप विचार कर सकते हैं कि भारत के लिए ये कितना मायने रखता है, ये जो इंजन है ये कितना मायने रखता है। अब ये कौन सा इंजन है? जोरिया मैश रॉकेट। लेकिन इसी बीच में भारत को ये समझ में आया कि यार देखो, रशिया यूक्रेन की वजह से दुनिया में बड़े संकट होंगे, और जब बहुत संकट होंगे तो इसके कहीं ऐसा ना हो कि भारत के रिश्तों के यूक्रेन से खटास में चलते हुए हम जोरिया मैश रॉकेट से इंजन प्राप्त करने में नाकामयाब हो जाएं। भारत सरकार ने अपनी एक कंपनी को मोटिवेट किया कि बेटा सुनो, ये जो इंजन का पार्ट है ना गैस टरबाइन, हमें चाहिए कि आप ऐसे नहीं बना सकते तो जाकर खरीद लो। बोले किसको खरीद लें? बोले कंपनी ही खरीद लो। और हुआ भी ये साथियों, भारत की तरफ से भारत की ही एक कंपनी ने जिसका नाम भारत फोर्ज है, भारत फोर्ज नामक कंपनी ने इस गैस टरबाइन को, जो कि फ्रिगेट को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसे जाकर खरीद लिया। मतलब यह समझिए कि इंडिया ने इस युद्ध के दौर में टरबाइन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो जोरिया मैश रॉकेट नाम की कंपनी है ना, इसे ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की जो सहायक कंपनी है भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रिकल्स तो सरकारी कंपनी हो गई, भारत फोर्ज जो कि कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, उससे कहा कि जाकर के आप इस जोरिया मैप रॉकेट को खरीद लीजिए। और साथियों जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया ने इसके मेजॉरिटी स्टेक परचेज कर लिए कि कल को बेटा यूक्रेन वालों ये मत कह देना कि हम आपको रॉकेट के हमारे फ्रिगेट का इंजन नहीं देंगे। तो भारत की कूटनीति को हल्के में नहीं लेने का है। आप ये खबर देख रहे हैं जनवरी 8, 2024 की, जिस दौर में हमें ये सबसे बड़ा टेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन हमारे साथ में कुछ धोखा कर दे और ये कहे कि जाइए अब मैं आपके फ्रिगेट्स के लिए इंजन नहीं दूंगा। भारत की कंपनी ने जाकर के उनके मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए और उस कंपनी को ही अपने अंडर में ले लिया। यूक्रेनियन इंजन फर्म यूक्रेन वार होल्ड्स अप इंडियन नेवी वारशिप सुर्खी बनकर आपके सामने ये आ गई। तो भारत फोर्ज के द्वारा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, जो कि एक पूरी तरह से सब्सिडियरी है इस कंपनी की, उसने इसके 51% शेयर्स को परचेज करके अपने पास मिला लिया। तो एक तरह से यह समझिए कि अगर आपके मन में अब तक कोई डर बना कि यदि इस कंपनी ने बंद कर दिया तो हमारी नेवी का क्या होगा, हमारी नेवी ऑलरेडी पैसे खर्च करके, नेवी तो नहीं प्राइवेट कंपनी है जिसने पैसे खर्च करके उस रॉकेट के इंजन को ही पकड़ लिया, इस गैस टरबाइन को ही पकड़ लिया कि बेटा अब हम दुनिया को भी हम ही बेचकर पैसे कमाएंगे। नंबर 1। लेकिन केवल एक से काम नहीं चल रहा था। दूसरा था क्या? दूसरा था साथियों हमारा AN-32 फ्लीट। यूएसएसआर काल के हमारे कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स में 110 AN-32 यूएसएसआर के 1984 से 91 में लिए हुए कैरियर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें भी यूक्रेन का ही इंजन लगा हुआ है। मतलब 1984 से 91 तक यूएसएसआर एक ही था। उस समय ये जो नेवी भारतीय एयरफोर्स का AN-32 नाम का जो ट्रांसपोर्टर है, जो कि सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के काम में आता है, लगभग 110 हमने 1984 से 91 में यूएसएसआर से खरीदे। अब इतना समय बीत चुका है, 1991 के बाद में 25 से साल ऊपर निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनको फिर से अपडेट करना है।
अपडेट करना है इंजन्स को, इन अपडेट करने का जो काम है ये यूक्रेन ही कर रहा है। यूक्रेन अब तक 40 को अपग्रेड कर चुका है, इंजन्स में नवाचार ला चुका है। अगर हम यूक्रेन से बनकर नहीं रहते तो हमारी एयरफोर्स के इंजनों को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में भी हमें यूक्रेन के साथ में बनकर रहना है। अब एक बात समझो, यूक्रेन ताजा ताजा अमेरिका की गोदी में बैठा है। इंडिया इस बात को बहुत पहले से जानता था। यही कारण है कि पंडित नेहरू जी के कालक्रम में ही जब दुनिया शीत युद्ध लड़ रही थी तब भारत ने गुट निरपेक्ष नीति की पालना कर ली थी कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के ग्रुप में नहीं हैं, ना तो हम अमेरिका के साथ हैं ना हम यूएसएसआर के साथ हैं, हम दोनों के साथ अपने हितों का ख्याल रखते हैं। आज की इस बात से यह समझ आता है कि नेहरू जी के काल में जब हम किसी के ग्रुप में नहीं बैठते थे, सबके साथ मित्रता रखते थे, आज भी हम उसी बात को मानते हैं। यही कारण है कि हम पुतिन के साथ भी वार्ता करते हैं तो हम यूक्रेन के साथ भी वार्ता करते हैं। यानी जिस प्रकार से भारत इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक नया आयाम है। अर्थात पुतिन से मित्रता हमारी है तो जेलेंस्की से हमारी जरूरत है, जेलेंस्की से जरूरत है। यह जरूरत हमें अमेरिका की नजर में यह स्थापित करेगी कि भारत इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ युद्ध को बढ़ावा देने वाला देश नहीं है, वो केवल अपनी जरूरतों के लिए जियोपॉलिटिकल रिलेशन रखता है। भारत बार बार दुनिया के सामने एक ही बात कहते आया है कि हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, और हमारी यात्राओं से यह कंक्लूड ना किया जाए कि हम युद्ध को बढ़ावा देने के लिए पुतिन के पास गए थे। नहीं, हमारी जरूरत थी पुतिन के पास जाना, क्योंकि हमारे जो भी मिलिट्री जो इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर लगे हैं उनके लिए रशिया की हमें जरूरत है। तेल की जरूरत पूर्ति के लिए हमें रूस की जरूरत है, और इसी जरूरत की पूर्ति में अगर हमें यूक्रेन की यात्रा भी करनी पड़ रही है तो हम वो भी करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अब यह जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। मैं आपके साथ एक अच्छी खबर साझा कर देता हूं, और खबर है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। खबर यह है कि जो भी साथी मेरे साथ एनसीईआरटी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने तक प्रयास किया लेकिन एडमिशन्स हमारे क्लोज थे, 1 महीने में एक ही बार ओपन होते हैं, जून अंत में हमने बैच ओपन किया था, अब अगस्त 1 से आपके लिए एनसीईआरटी बैच में एडमिशन्स ओपन किए जा रहे हैं। ये वही बैच है जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी से पढ़ाई जाती है, बाईलैंग्वेज रूप में पढ़ाई जाती है। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है। क्लास को आप पूरी तरह इसी तरह से देख पाते हैं। आप इसे आज से ही एक्सेस कर सकते हैं, आज ही जाकर के आप इसमें एडमिशन लें। इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप अपनी 2 किस्तों में भी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, ये ओपन हो चुका है ये बताने के लिए। और कहां पर मिलेगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया गया है। जिन्हें हमारा जीए फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए वो भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो हमने अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर उपलब्ध कराई हैं, जैसे ROARO की टेस्ट सीरीज, जिसमें बहुत सारे टेस्ट लगभग पकड़कर चलिए तो कितना हो गया ये 40-100 सवा 100 के आसपास आपके टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप ROARO की प्रैक्टिस में से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमारे द्वारा जो पुलिस का जो टेस्ट है वो भी उपलब्ध कराया गया है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। ठीक है साहब,